पंजाब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने से नाराज कांग्रेसियों ने किया हंगामा। कार्यवाही खत्म होने के बाद भी पूरी रात विधानसभा में डटे रहे कांग्रेसी विधायक। चन्नी बोले, पंजाब के हक की आवाज उठाते रहेंगे। पंजाब सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर 2% स्टैंप ड्यूटी को किया खत्म। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। लंबे वक्त से म्युनिसिपल कमेटी की जमीन का इस्तेमाल कर रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए बनेगी पॉलिसी। सुच्चा सिंह छोटेपुर की आज बठिंडा और सुनाम में पंजाब परिवर्तन यात्रा। छोटेपुर ने कहा, मुखौटा लगाकर आए नेताओं को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से विधायक देवेंद्र सहरावत को निलंबित किया। सहरावत ने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों पर लगाया था टिकट के बदले महिलाओं के शोषण का आरोप। हरियाणा में फिर से सुनाई देने लगी जाट आरक्षण की आहट। आज हिसार के मैयड़ में आंदोलन की अगली रणनीति का हो सकता है ऐलान। जाट युवकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग। हरियाणा की दीपा मलिक ने पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। खट्टर सरकार ने योजना के तहत 4 करोड़ देने का किया ऐलान। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली दीपा बनी भारत की पहली महिला एथलीट। और आज देश भर में ईद उल जुहा की धूम, लेकिन कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में एहतियातन लगाया गया कर्फ्यू। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सेना अलर्ट। 72 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा ठप। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल का मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग जी विद श्रवणत चौधरी। और इस बुलेटिन में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें दिखाएंगे डिटेल में, और इसके अलावा आपके लिए तेज रफ्तार से 25 खबरें भी होंगी। ये सब कुछ होगा आपके लिए, लेकिन सबसे पहले कुछ खास खबरें रोज की तरह पॉइंटर्स के जरिए। तो सबसे पहली खबर आपके लिए है, पंजाब से जुड़ी ये खबर है, वो आपको बता देते हैं। पूरी रात विधानसभा में डटे रहे पंजाब कांग्रेस के विधायक, और रात को अंधेरे में विधानसभा में कांग्रेस ने नारेबाजी की। और आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव गिरने से नाराज थे कांग्रेस विधायक, इसलिए कार्यवाही खत्म होने के बाद भी वो सदन में डटे रहे और घर नहीं गए कांग्रेस विधायक। ये बड़ी खबर है। इसके अलावा अगली खबर है सुच्चा सिंह छोटेपुर से जुड़ी हुई, वो आपको बता देते हैं। पंजाब में जारी है सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब परिवर्तन यात्रा। आज बठिंडा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सुच्चा सिंह छोटेपुर, और सुनाम में भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कल छोटेपुर ने केजरीवाल पर निशाना साधा था। छोटेपुर ने कहा था कि मुखौटा लगाकर आए नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। इसके अलावा जाट आरक्षण की सुगबुगाहट वाली जो खबर है वो आपको बता देते हैं। हिसार में जाट आंदोलन के दौरान मारे गए युवक की श्रद्धांजलि के लिए आज यहां पर लोग इकट्ठे होंगे। 2010 में जाट आंदोलन के दौरान यहां पर सुशीला देवी उनकी मौत हुई थी, और आज मैयड़ में जाट नेता आंदोलन की आगामी रणनीति का ऐलान कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और जाट आंदोलन के दौरान दर्ज जाट युवकों पर केस वापस लेने की मांग यहां पर उठ सकती है। इसके अलावा अगली खबर आपको बता देते हैं। आज की बड़ी खबर है कि आज देश भर में कुर्बानी का त्यौहार ईद उल जुहा मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में सभी 10 जिलों में एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैनात है, और 72 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। ये खास खबरें हैं, इन पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, डिटेल में खबरें बताना आपको शुरू करते हैं। और सबसे पहले खबर पंजाब से जुड़ी है, चंडीगढ़ से है ये खबर। पंजाब विधानसभा में पूरी रात तक राजनीतिक रस्साकशी देखने को मिली, ये बड़ी खबर है। और अविश्वास प्रस्ताव गिरने से नाराज कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में वो डटे रहे, और कांग्रेस विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा करवाने की मांग कर रहे थे। बावजूद इसके विधानसभा की लाइट्स बंद कर दी गई, लेकिन कांग्रेस विधायक डटे रहे, वहां पर अंधेरे में डटे रहे। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद कांग्रेस विधायक अपने घर नहीं गए और वहीं पर डटे रहे। तो ये पंजाब विधानसभा में कांग्रेस जो है अपनी एक्टिविटी दिखा रही है, कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है वहां पर। और कांग्रेस ने कल जो है विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी वहां पर मोर्चा संभाले रखा।
और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के विधायक रात भर विधानसभा में डटे रहे, ये अंधेरे वाली तस्वीरें हैं जिसमें कांग्रेस विधायक आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक विधानसभा में जो है कल उन्होंने वॉकआउट भी किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ लाए गए अपने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए अड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को सदन में ध्वनि मत से अस्वीकार किए जाने की घोषणा करते हुए स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने हंगामा किया। और आपको बता दें कि कांग्रेस एसवाईएल राज्य की कानून की जो व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, भ्रष्टाचार है, ऐसे मुद्दों को उठाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया था और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से सदन से वॉकआउट किया गया था कल कांग्रेस की तरफ से। एससी विद्यार्थियों की जो छात्रवृत्ति है उसको लेकर कुछ सवाल उठाए थे कांग्रेस वालों ने और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट किया। ये क्योंकि इतना पंजाब के नौजवान बीबियां ये तस्वीरें पंजाब विधानसभा की हैं। चारों तरफ अंधेरा छाया है, रात का समय है, विधानसभा में लाइट नहीं है। विधायक गर्मी से बचने के लिए पंखा झुला रहे हैं। कांग्रेस विधायक विरोध के लिए विधानसभा में डटे हुए हैं। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि पहले पंजाब के मुद्दों पर उनको बोलने का वक्त नहीं दिया गया और बाद में सत्ताधारी दल बहस की बजाय विधानसभा से उठकर चला गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहस के लिए अड़ी रही। कांग्रेस विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी का आरोप है कि हमें सदन से उठाने के लिए जानबूझकर विधानसभा की लाइट बंद कर दी गई, लेकिन हम डटे रहे। ऐसी अंदर विधानसभा ਦੇ ਵਿੱਚ रुके हुए हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, रोटी पानी तो वाजे किया होया, लेकिन असी पंजाब की जिहड़ी लड़ाई है वो लड़ते रहे। विधानसभा में डेरा लगाने वालों में कांग्रेस की 4 महिला विधायक भी मौजूद रही। महिला विधायकों का आरोप है कि एक तो विधानसभा की लाइट काट दी गई और उनको परेशान किया गया, और दूसरा किसी महिला वार्डन की ड्यूटी नहीं लगाई गई। उनको परवाह नहीं है, लाइट्स बंद कर दी हैं, एसी भी ऑफ कर दिए हैं, कोई सिक्योरिटी लेडीज के लिए नहीं यहाँ करी गई है। नो लेडी वार्डन इज हियर टू टेक केयर ऑफ अस। लेडी वार्डन्स जो थी उनको मैंने खुद बोला कि आप 3-4 यहाँ रहो, हाँ 4 लेडी एमएलए बैठी हैं, ये ठीक नहीं है, मगर कोई बात नहीं सुनी, सब चले गए। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अपने विधायकों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने विधानसभा की लाइट बंद किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इससे पहले दिन की कार्रवाई में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के वजीफे को लेकर सदन से वॉकआउट किया था। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। जगतार भुल्लर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे हम ये मायने जानेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस इतनी एक्टिव क्यों दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले जगतार आपसे जानना चाहेंगे क्या अभी भी ये विधायक वहां पर डटे हुए हैं रात से ही? बिल्कुल शर्मित कह सकते कि पंजाब की हिस्ट्री में, शायद देश की हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा होगा कि जब ऑपोजिशन के तमाम जितने भी विधायक है उन्होंने रात अपने जो विधानसभा के सदन के भीतर बिताई हो, तो पूरा का पूरा मीडिया वहां 12 बजे के करीब रात वहीं था। और कह सकते हैं कि शाम के 6 बजे से लेकर अभी 13 घंटे हो चुके हैं। जो विपक्ष है वो अंदर है, वो अपनी मांगों को लेके अड़ा हुआ। और जिस हिसाब से 26 विधायक थे, पहले कह सकते कि 32 विधायक थे, लेकिन जो काफी जिनको कोई खास प्रोग्राम है, जिनके कह सकते कि कईयों की तबीयत ठीक नहीं थी या जो सीनियर थे जैसे लाल सिंह, वो भी रात 11 बजे के करीब वहां अपने घर को जा चुके थे। लेकिन बाकी जो 26 लोग, जिनमें 4 महिला विधायक थी, वो भी अभी धरने में शामिल है। तो कह सकते कि अभी भी कांग्रेस पार्टी का जो सदन के भीतर धरना जारी है। जी, अच्छा, इनकी मांग क्या है, ये क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इल्जाम यही है कि जब उनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर की तरफ से प्रवान कर लेगा, उसके बाद जो विपक्ष ने अपनी बात रखनी थी कानून व्यवस्था में लेकर दलितों का इशू हो जाए, पंजाब की किसानी और जवानी का मसला,
तो सरकार भाग गई है। स्पीकर की तरफ से जबरी इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग कराई गई है, जबकि विपक्ष को सुना नहीं गया, और जब तक विपक्ष को सुना नहीं जाएगा तब तक विपक्ष सदन से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा जगतार, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं और पिछली बार सेशन अगर आपको याद हो कांग्रेस कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही थी, तो अपने विधायकों में जोश फूंकने के लिए, इसके अलावा तमाम पंजाब में अपने कार्यकर्ताओं में ये जोश फूंकने के लिए भी कवायद हो सकती है। ये देखिए, अगर हम सियासत की बात करें तो पार्टी कोई भी हो उसको सियासत तो ऐसे करनी पड़ेगी कि आपके पंजाब की जनता आपके बीच जाना है कि देखिए हम आपके जनता के विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार हमें मुद्दे उठाने नहीं देती पंजाब की जनता में। तो निश्चित टारगेट तो वही होगा 2017, और क्योंकि पंजाब में अब तीसरा फ्रंट है, चौथा फ्रंट है, तो अगर आपने तीसरे चौथे फ्रंट को पीछे रखकर आपने पहले फ्रंट पे आना, जब पहले नंबर पे अकाली दल बीजेपी गठबंधन को मुकाबला देना, तो फिर आपको ऐसी सियासत करनी पड़ेगी। और जो सोचा होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि 1 सितंबर को जब रणनीति बनाई गई थी, तो तब इस पूरी रणनीति की कह सकते हैं नेतृत्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया था। अच्छा जगतार, जो पिछली बार कमी रह गई थी शायद उसको पूरा करने की भी ये कोशिश हो सकती है। देखिए, सियासत में कभी डाउन आता रहता है, कौन कब सदन में फीका पड़ता है, कौन जबरदस्त भूमिका निभाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य था इस बार वो आपको सभी को दिख चुका है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर नजर आई है। एक और बात यहाँ पर एकता कैसी देखने को मिली आपको कांग्रेस के भीतर? बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यही बोला था कि आपको विधानसभा के अंदर एकता दिखानी होगी, एकजुटता दिखानी होगी कि हम यूनाइट, हम एक हैं। तो वो देखने को मिला, तभी जो कांग्रेस पार्टी का जो सदन के अंदर उन्होंने कह सकते हैं हंगामा भी किया और जो प्रोटेस्ट भी किया है, ये एकता का ही सबूत है। अच्छा जगतार, हम यहाँ पर फेसबुक पे कांग्रेस के पेज पर देख भी रहे थे, जो विधायक हैं वो काफी एकजुट नजर आ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने मतलब ठान रखा था, राजकुमार वेरका जो है जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं, मतलब पूरे तरीके से ठान रखा था कि आज नहीं रुकेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि अब उन्होंने अब जो विधानसभा से शुरू हुआ संघर्ष अब पंजाब की सड़कों पे जाएगा। तो नहीं तो पहले सड़कों से लेकर विधानसभा में संघर्ष आता। फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता हैं सुनील जाखड़, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील जी, क्या अभी भी आप वहां पर डटे हुए हैं? जी, अभी भी विधानसभा से जो बात हो रही है तो विधानसभा में है हमारे कांग्रेस के एमएलए। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि आपको इस तरीके से कार्यवाही खत्म होने के बाद भी वहां पर रुकना पड़ा? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, कभी भी a vacuum can never be left, somebody has to take the place। सरकार भाग गई विधानसभा से, जवाबदेही से सरकार भाग गई, मुद्दों पे बहस करने से सरकार भाग गई। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली दफा हुआ होगा कि सरकार ने वॉकआउट किया और सरकार नारेबाजी पे उतर आई। पहली दफा देखा गया कि उनके मंत्री, एमएलए, मुख्यमंत्री और साहब भी बैठे थे, डिप्टी सीएम साहब के इशारों पे उन्होंने यहाँ पे शोर शराबा किया, नारेबाजी की, हुल्लड़बाजी की, और नौबत इस हद तक पहुंची कि विपक्ष के दबाव के आगे चलते हुए सरकार छोड़कर भाग गई। अच्छा जाखड़ साहब, आज भी यहाँ पे आज 13 तारीख है और कल 14 तारीख है, बस 2 ही दिन बचे हैं, तो आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखिए, रणनीति अभी इस पर डिसाइड की जाएगी। ये उस मौके पे बात थी जब सरकार यहाँ से भाग गई, मुद्दे बहस हो नहीं पाई, और मैं समझता हूँ उसमें जिस तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार रहा चेयर का, क्योंकि पहले जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें ये बात स्पष्ट की थी स्पीकर साहब ने कि इस बहस के ऊपर जितना आपको समय चाहिए, खुला समय होगा, सब अपनी बात पूरी तरह कह पाएंगे। परंतु कल सदन की जब कार्रवाई और बहस शुरू करने से पहले टाइम पूछा गया तो उन्होंने कहा मात्र 40 मिनट कांग्रेस को मिलेंगे और 40 मिनट मुख्यमंत्री साहब जवाब देंगे, जो मैं समझता हूँ पूरे इस अविश्वास प्रस्ताव का ही नहीं, पंजाब के वोटर्स का बड़ा भारी मजाक था। आज मुद्दे इतने हैं जिसके ऊपर पंजाब के लोग सरकार से जवाब चाहते हैं जी, और सरकार उन जवाबों से भाग रही है। जी अच्छा, जाखड़ साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कैप्टन साहब आपके इस धरने को आकर ज्वाइन करेंगे यहाँ पर?
नहीं साहब, ये एमएलए का धरना है। नॉट बीइंग एन एमएलए वो विधानसभा में अंदर यहाँ पे आके धरने में शामिल नहीं। सुनील जाखड़, आपसे एक बात जानना चाहें, क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में या फिर जनता में या फिर आपके जो भी समर्थक हैं उनमें जोश भरने के लिए? देखिए, बिल्कुल जनता जब तक उन जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर सरकार जवाब नहीं देगी, अगर विधानसभा में नहीं देगी तो हम जाके सड़कों पे लेंगे। हमारे जो भी अभी छपार मेला पर जो भी 16 तारीख को होने जा रहा है, वहां पे सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, सड़कों पे प्रदर्शन भी इस मसले को लेकर किए जाएंगे। मुद्दा एक नहीं है, मुद्दे अनेक हैं, परंतु आज मुद्दे अनेक हैं। जाखड़ साहब, एक और बात है कि पिछली बार जो है नेता विपक्ष जो है वो थोड़ा अकेले पड़ गए थे विधानसभा में, क्या उस कमी को भी पूरा करने की ये कोशिश है? देखिए, मैं समझता हूँ आज कमियां कांग्रेस की नहीं, आज जवाबदेही सरकार की बनती है। वो अपनी कमियों को पर्दा डालने के लिए यहाँ से विधानसभा से बाकी है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में एक माइलस्टोन बनाया है उन्होंने सरकार की कमजोरियों को लेकर। जी जी जी। अच्छा जाखड़ साहब, अभी आप उठने वाले हैं या सरकार की तरफ से किसी आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, सरकार के आश्वासन के कोई मायने नहीं। उन्होंने आश्वासन के बल पे पंजाब को सारे को 10 साल तक बुद्धू बना के रखा है। इस आगे की रणनीति पर जो भी कार्रवाई है, हमारे सभी कुलीग जो एमएलए यहाँ पे बैठे हैं, अभी बहुत से तो अभी भी शायद रात की सारी रात यहाँ पे मॉक असेंबली चलती रही, नारेबाजी चलती रही, बैठे शायद अभी तो ही रहे, उठ के जब बात करते हैं कोई इस पे मतलब आप डटे रहेंगे, बनता बताएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जाखड़, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब से, वो कह रहे हैं कि वो डटे रहेंगे अपने विधायकों के साथ यहाँ पर, जिस तरीके से उन्होंने कल रात से यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। और जगतार भुल्लर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब आपको बता दें कि सोमवार देर शाम पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए, उसके बारे में आपको बता देते हैं। पंजाब सरकार ने पावर ऑफ अटर्नी पर 2% स्टैंप ड्यूटी को खत्म कर दिया। इसके अलावा लंबे वक्त से म्युनिसिपल कमेटी की जमीन का इस्तेमाल कर रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए पॉलिसी बनाने का फैसला लिया गया। साथ ही बोर्ड और कॉर्पोरेशन में वाइस प्रेसिडेंट का पद बनाने और उसको भरने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में लोगों को राहत देने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी में 2% की स्टैंप ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया। कैबिनेट मंत्री दलजीत चीमा ने कहा कि इससे रियल एस्टेट कारोबार को उत्साह मिलेगा और लोगों की परेशानियां कम होंगी। पिछे पावर ऑफ अटॉर्नी ते 2% स्टैंप ड्यूटी जी सरकार ने लानी शुरू की थी, अज की कैबिनेट के विच उन्हें दोबारा माफ करने का फैसला किया। पंजाब कैबिनेट ने शहरों में म्युनिसिपल कमेटी की जमीनों का लंबे वक्त से इस्तेमाल कर रहे और गांवों में सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया। जिहड़े पुराने समय तो जिन्हां दे कोल कब्जा है उन्हां नूं एक जिहड़ी है कलैक्टर रेट का एक फार्मूला फिक्स किया गया, उहदे मुताबिक वो जड़ियाँ अलॉट जड़ियाँ वो किए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने अलग अलग बोर्ड और कॉर्पोरेशन के काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन विभागों में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बनाने को मंजूरी दे दी। कुलबीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के पंजाब में पूर्व संयोजक सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर की पंजाब यात्रा जारी है। आज छोटेपुर, बठिंडा और सुनाम में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल उन्होंने फाजिलका और फिरोजपुर में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। छोटेपुर ने कहा कि पंजाब में भले के लिए हर फ्रंट को साथ लेकर चलेंगे और मुखौटा लगाकर आए नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। परिवर्तन यात्रा पर निकले सुच्चा सिंह छोटेपुर फिरोजपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि पंजाब में नकारात्मक राजनीति कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करने के दावे करते थे, लेकिन अब अमृतसर को पवित्र नगरी घोषित करने की बात कर रहे हैं। छोटेपुर ने सिद्धू के नए फ्रंट को लेकर कहा कि पंजाब की भलाई के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे और मुखौटा लगाकर आने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे।
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇटिव पॉलिटिक्स नहीं चलनी। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह चौथे फ्रंट के अस्तित्व को स्वीकार करने को राजी नहीं हैं। उन्होंने सिद्धू, उनकी विधायक पत्नी, बैंस ब्रदर्स और परगट सिंह पर जमकर चुटकी ली और नसीहत भी दे डाली। पहला नवजोत सिद्धू ये दसे कि बीजेपी चाहे किहड़ी पार्टी चाहिए, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫੋਰਥ ਫਰੰਟ ਹੈ? ਤਿੰਨ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟ ਮੇ ਨਾਟ ਵਿਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਸੀਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ them a threat of any sort। नवजोत सिंह सिद्धू राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने और उनकी पत्नी ने बीजेपी से पूरी तरह अपना रिश्ता खत्म नहीं किया है। फिरोजपुर से गुरदर्शन सिंह के साथ पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने से नाराज कांग्रेसियों ने किया हंगामा। कार्यवाही खत्म होने के बाद भी पूरी रात विधानसभा में डटे रहे कांग्रेस विधायक। चन्नी बोले, पंजाब के हक की आवाज उठाते रहे। पंजाब सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर 2% स्टैंप ड्यूटी को किया खत्म। कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला। लंबे वक्त से म्युनिसिपल कमेटी की जमीन का इस्तेमाल कर रहे लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए बनेगी पॉलिसी। सुच्चा सिंह छोटेपुर की आज बठिंडा और सुनाम में पंजाब परिवर्तन यात्रा। छोटेपुर ने कहा, मुखौटा लगाकर आए नेताओं को दिखाएंगे बाहर का रास्ता। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से विधायक देवेंद्र सहरावत को निलंबित किया। सहरावत ने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों पर लगाया था टिकट के बदले महिलाओं के शोषण का आरोप। परगट सिंह ने आधिकारिक तौर पर शिरोमणि अकाली दल से नाता तोड़ा। पहले पार्टी ने परगट सिंह को निलंबित किया था। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के चौथे फ्रंट यानी आवाज़ पंजाब के साथ हैं परगट सिंह। जगजीवन सिंह गिल ने अकाली दल से नाता तोड़कर फिर थामा कांग्रेस का हाथ। दूसरी तरफ खडूर साहिब में कांग्रेस के 2 अन्य दावेदारों ने वापस लिया अपना नाम। लिहाजा तय मानी जा रही है रमनजीत सिंह सिक्के की उम्मीदवारी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आम आदमी पार्टी के किसान मैनिफेस्टो को बताया कांग्रेस की कार्बन कॉपी। बोले, किसानों के लिए हम पहले से इन बातों को कह रहे थे। पठानकोट से लेह के लिए अब लोगों को जल्द ही मिलेगी सीधी ट्रेन। रेलवे विभाग ने इसके लिए शुरू कर दिया है सर्वे। अगर शुरू हुआ प्रोजेक्ट तो आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए होगा खासा फायदा। हरियाणा में फिर से सुनाई देने लगी जाट आरक्षण की आहट। आज हिसार के मैहर में आंदोलन की अपनी रणनीति का हो सकता है ऐलान। जाट युवकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग। फरीदाबाद में बीजेपी सचिवों और संघ की बैठक में यूपी और पंजाब चुनाव पर हुई चर्चा। सूरजकुंड में हुई बैठक में अमित शाह और संघ के नेता भैया जोशी शामिल हुए। 2019 के चुनाव पर भी हुई चर्चा। बैठक के दौरान परोसा गया बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सामान से बना खाना। हरियाणा में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को महीने में कम से कम 3 दिन बिताने होंगे जनता के बीच। सरकारी योजनाओं के बारे में अधिकारियों के कामकाज का लेना होगा जायजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी से पिस्टल साफ करते वक्त चली गोली। छर्रे नजदीक खड़े दूसरे सुरक्षाकर्मी के पैर में लगी। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज में हो रही अवैध खनन पर विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर ने अधिकारियों की लगाई क्लास। कहा, अब हुआ अवैध खनन तो खेत मालिक और पुलिस के खिलाफ होगी कार्रवाई। यमुनानगर के लोहगढ़ साहिब में प्रशासन की तरफ से गुरुद्वारे का बोर्ड बदलने के मामले में पकड़ा तूल। दल बदल के साथ निहंग सिंहों का जत्था जिला उपायुक्त के निवास पर बैठक करने पहुंचा। हरियाणा में किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या बना बेसहारा गौवंश। पशुओं से फसल को बचाने के लिए किसानों को दिन रात देना पड़ता है पहरा।
कृषि मंत्री का दावा, समस्या के समाधान के लिए गंभीर सरकार। हिमाचल बीजेपी ने वीरभद्र सरकार पर लगाया प्रदेश का विकास ठप करने का आरोप और शिमला से विधायक सुरेश भारद्वाज बोले प्रदेश में विकास पर लगा ब्रेक। हिमाचल प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने रिटायर हो चुके अधिकारियों को फिर से प्रमुख पदों पर नियुक्त किए जाने पर सरकार से मांगा जवाब। मामले पर सरकार के फैसले से दूरी बनाती दिखी प्रदेश कांग्रेस। कहा सरकार के पास है नियुक्ति का अधिकार, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। शिमला में गहराता जा रहा है जल संकट, बेहद परेशान हैं लोग, समस्या के समाधान की लगा रहे हैं गुहार। कई जगहों पर हो रही है बेहद गंदे पानी की सप्लाई। हरियाणा की दीपा मलिक ने पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। खट्टर सरकार ने योजना के तहत 4 करोड़ देने का ऐलान किया। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली दीपा मलिक बनी भारत की पहली महिला एथलीट। सोनीपत में हुआ रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता साक्षी मलिक का सम्मान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले साक्षी ने बढ़ाया मान। रियो ओलंपिक से बाहर हुए रेसलर मामले में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। नरसिंह यादव ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर कल ही की थी अखिलेश यादव से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया गया, एक पुलिसकर्मी शहीद। आज देश भर में ईद उल जुहा की धूम, लेकिन कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में एहतियातन लगाया गया कर्फ्यू। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सेना अलर्ट। 72 घंटों के लिए इंटरनेट सेवा ठप। और आज है कुर्बानी के त्योहार ईद उल जुहा और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहले ही जारी कर चुका है सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी न देने के आदेश। मुस्लिम समुदाय ने किया आदेशों के पालन करने का ऐलान। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा आज। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की यात्रा से पहले बैठक को माना जा रहा है अहम। 22वें भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के तहत होगी बैठक। भारत की तरफ से अगुवाई करेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। शिमला में जल संकट गहराता जा रहा है, लोग परेशान हैं, समस्या के समाधान की गुहार लगा रहे हैं। जहां पानी की सप्लाई हो रही है वहां पर बेहद गंदा पानी आ रहा है। बूंद बूंद के लिए तरसा शिमला, पानी के लिए मचा हाहाकार। शिमला में पैदा हुआ जल संकट, कैसे बुझेगी शिमला की प्यास। पहाड़ों की रानी शिमला को देखने, इसकी सुंदरता को निहारने हर साल देश दुनिया से हजारों की संख्या में सैलानी शिमला आते हैं। लेकिन सुंदर वादियों वाले इस शहर में अब जल संकट पैदा हो गया है। जी हां, कई इलाकों में तो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्यासे हैं, बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। शहर में पानी नहीं होने के चलते शिमला के लोग काफी परेशान हैं। यहाँ पर अब पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। 3-4 दिनों से पानी नहीं आ रहा है और पानी जो है बहुत गंदा है, बिल्कुल ही पानी जो है पीला है और पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। बड़े दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जब आ रहा है तो कभी रात को आ रहा है, कभी बे टाइम पानी आ रहा है और पानी भी गंदा आ रहा है। पानी की लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। हमारे को पानी बौनी से लाना पड़ रहा है। कई बार हम पानी लाने के चक्कर में स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। शिमला में अगर पानी आता भी है तो बेहद ही गंदा और बदबूदार। घरों में सप्लाई होने वाले पानी से नाले की बदबू आती है। इस पानी को पीने तो छोड़िए, इसका जरूरी कामों में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गंदे पानी से होने वाली बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। शहर के लोगों को स्वच्छ पानी सप्लाई करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन लगता है कि शिमला नगर निगम बेबस है। ये सच है कि अभी पानी टर्बिडिटी हाई है पानी में, मतलब मिट्टी आ रही है पानी में, और ये इसलिए क्योंकि जो सोर्सेज के पास बारिशें पड़ रही है। और क्योंकि आमतौर पे पहले क्या होता था कि जब सोर्सेज पे बारिश पड़ती थी तो हम लोग उस सोर्स का पानी कुछ टाइम के लिए रोक लेते थे, लेकिन अभी वैसे ही शिमला शहर में इतना कम पानी होने के सिचुएशन में कंटिन्यूस सप्लाई दी जा रही है ताकि लोगों की पूर्ति हो सके। शिमला में पानी के लिए मारामारी है। सरकार और निगम को लेकर लोगों में गुस्सा है। कई इलाकों में सरकार के खिलाफ
प्रदर्शन हो चुके हैं, नारे लग चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शिमला की प्यास आखिर कब बुझेगी। एक बात और, अगर ये समस्या ऐसी ही बनी रही तो शिमला के पर्यटन पर भी खासा असर पड़ेगा। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। आज ईद है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के तमाम दर्शकों को ईद मुबारक हो। आज ईद उल जुहा है, यानी कि कुर्बानी का त्यौहार है, लेकिन शिमला में कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय ने सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना देने का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में हाई कोर्ट सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की बलि देने पर रोक लगा चुका है, जिसके बाद से ऐतिहासिक मंदिरों में बलि देने पर रोक लग गई थी। यही कानून अब मुस्लिम धर्म पर भी लागू हो रहा है। सूबे में ईद उल जुहा को लेकर मुस्लिम भाइयों में उत्साह तो है, लेकिन कोर्ट के आदेश का भी पूरा ख्याल रखे जाने की तैयारी है। इस मौके पर अल्लाह को खुश करने के मकसद से कुर्बानी दी जाती है, लेकिन कोर्ट के आदेश को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम समुदाय ने सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना देने का ऐलान किया। हिमाचल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। कोर्ट के हिसाब से कोई ऐसी कुर्बानी नहीं कर रहे जिससे कि उसका गलत हम स्टेप नहीं लेते। बिल्कुल हम हमेशा कोर्ट को फॉलो करते हुए करते हैं जो भी काम करते हैं। हिमाचल हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कुल्लू के मशहूर दशहरा उत्सव में पशु बलि दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। और अब बारी अच्छी खबर की। पठानकोट से लेह के लिए अब जल्द ही लोगों को सीधी ट्रेन मिलेगी। जी हां, रेलवे विभाग ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया, यानी अगर ये प्रोजेक्ट सिरे चढ़ता है तो आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी खासा फायदा होगा। ये सफर टाइम सेविंग होगा, आरामदायक रहेगा। आपको मनाली जाना हो और बस के लंबे सफर से आपको छुटकारा मिल जाए तो कैसा रहेगा? दरअसल रेलवे विभाग आपकी मुश्किल को आसान करने में जुटा है। इसके लिए पठानकोट से मनाली और बिलासपुर से मनाली तक सर्वे करवाया जा रहा है, ताकि पठानकोट से लेह तक सीधी ट्रेन चलाई जा सके। विभाग इस प्रोजेक्ट को फाइनल कर चुका है। उत्तरी रेलवे के जीएम ने सांसद विनोद खन्ना से मुलाकात के दौरान इस प्रोजेक्ट की जानकारी दी। गवर्नमेंट ने फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन किया है बिलासपुर मनाली लेह लाइन का। अब रेल मिनिस्ट्री ये चाहती है कि हम लेह तक रेलवे लाइन बढ़ाएं, जिससे वहाँ जनता को कनेक्टिविटी बेटर मिल पाए। उसके साथ ही एक सर्वे और सैंक्शन हुआ है, वो है पठानकोट से मनाली तक, पठानकोट मनाली लेह। वो भी एक्चुअली पठानकोट लेह था, लेकिन मनाली में जाके वो उस वाली लाइन के साथ मिल जाएगा, तो इससे लेह की कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। विनोद खन्ना ने नैरो गेज सेक्शन पर जाने वाली ट्रेन के चलते शहर में लगने वाले जाम के मसले पर बात की और रेलवे के जीएम से इसका स्थायी समाधान ढूंढने को कहा। उन्होंने हमारा ये जो मुद्दा है इसको सीरियसली लिया है और इस पे काम करना शुरू कर दिया। और मैं ये मंत्री जी से भी इस चीज़ की बात कर चुका हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि रेलवेज हमारा ये जो प्रॉब्लम है इसका हल निकाल के रहेंगे। विनोद खन्ना इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर में डेरा डाले हुए हैं। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। और अब एक ऐसी खबर जिसका सरोकार सीधे आपसे है। केंद्र सरकार महंगाई से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। महंगाई को काबू में रखने के लिए अब केंद्र सरकार दाल से लेकर दूध, चीनी, तेल और दूसरी कमोडिटीज के दाम तय करेगी। खुले और पैकेट बंद सामान के रेट को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। दूध, आटा और दाल जैसी जरूरी सामान की कीमतों को लेकर अब आपको दुकानदार से बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार रिटेल बाजार में जरूरी सामानों की कीमत को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। खुले और पैकेज्ड आइटम्स की कीमत में भारी अंतर को देखते हुए सरकार ने जरूरी सामान की रिटेल कीमत तय करने का फैसला किया है। अगर ऐसा होता है तो कोई भी दुकानदार सरकार की तरफ से तय की गई कीमत से ज्यादा रेट पर सामान नहीं बेच पाएगा। जरूरी कमोडिटीज की सूची में दालें, चीनी, दूध, आटा, चावल और खाने के तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं।
पिछले दिनों दालों की कीमतों में भारी उछाल और खासतौर से रिटेल और पैकेज दाल की कीमतों में भारी अंतर को देखते हुए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने पैकेज सामान को लेकर नियमों में संशोधन किया है ताकि सरकार रिटेल कीमत तय कर सके। इसे लेकर 7 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार कीमत तय करती है तो इसे रिटेलर्स को मानना होगा। साथ ही सरकार प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 500 ग्राम, 1 किलो या 2 किलो तय कर सकती है। नियमों की अनदेखी पर रिटेलर्स पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही दुकानदार के सामान को भी जब्त किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक दाल की कीमतों में असामान्य तौर पर आए भारी उछाल के बाद सरकार ऐसे कदम उठा रही है। पिछले साल हरियाणा सरकार ने दाल की एमआरपी तय की थी। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ऐसे कानून बनाने पर विचार कर रही है कि जब कीमतें आसमान छूने लगे तो एमआरपी तय की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि लगातार घाटे का सौदा साबित होती जा रही है और साल दर साल किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसी खेती को मुनाफे के सौदे में बदला है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की रहने वाली गीता मौर्य ने गुलाब की खेती के जरिए गीता ने न सिर्फ अपने परिवार की तकदीर और तस्वीर बदल दी, बल्कि आज गीता कई लोगों को रोजगार मुहैया करवा रही हैं। खेती घाटे का सौदा है, लागत ज्यादा और मुनाफा कम, लेकिन इस कड़वे सच को अपने जज्बे की बदौलत झुठलाने का काम किया है बाराबंकी के मोहम्मद विशुनपुर की रहने वाली गीता मौर्य ने। एक मिडिल क्लास परिवार की गीता 3 दशक पहले जब ब्याह कर मोहम्मदपुर आई थी तो उसकी ससुराल में परंपरागत खेती हुआ करती थी। खेती में गेहूं, धान और आलू उगाई जाती थी। इससे होने वाली आमदनी से परिवार चलाने भर का इंतजाम हो पाता था। करीब 10 साल पहले गीता के पति गया प्रसाद ने कुछ लोगों की देखा देखी अपने खेत में गुलाब बोना शुरू किया। कुछ साल काम चला, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद गीता ने खुद कमान संभाली। लखनऊ में मौजूद सी मैप में उसने ट्रेनिंग ली और देसी गुलाब की फसल शुरू की। जब मैं यहाँ ससुराल में आई तो मेरे यहाँ धान, गेहूँ यही सब होता था। तो मैंने 2009-10 में सीमाएप से मुझे प्रशिक्षण मिला। तो उन्होंने बताया कि ये पौधे ले जाओ फूल के, तो अपने यहाँ लगा दो। तो हमने फूल की खेती करने लगा। जब फूल की खेती करने लगी तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ। फिर धीरे धीरे मैं बहुत उसकी देख रेख की और आगे बढ़ाने को सोचा और मेरी खेती मैंने बहुत ज़्यादा खेत में लगा दिया। आमदनी अच्छी होने लगी तो मैंने बढ़ा दिया। अभी ये सब शुरू ही हुआ था कि गया प्रसाद को कैंसर हो गया। बीमारी से लड़ने के लिए बड़ी रकम की जरूरत थी। गीता ने हिम्मत नहीं हारी। एक तरफ अपने पति का इलाज कराया तो दूसरी तरफ खेती भी जारी रखी। मैं जब कैंसर जैसी बीमारी का मुझको पता चला तो मुझे क्या था, मुझको तो टेंशन होना था। लेकिन ये तो पत्नी का सौभाग्य और उनकी देन है जो कि वो हिम्मत के द्वारा अपने करती रही। गीता ने आधे एकड़ में शुरू की गुलाब की खेती को और बढ़ाया। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती गई उसने और खेत खरीद लिए। गीता के पति ने भी ठीक होने के बाद खेती में मदद की। गीता अब करीब 3 एकड़ में ये खेती कर रही है। सबसे कमजोर सीजन में भी उसके खेत से 50 किलो गुलाब रोजाना निकलते हैं और इस हालत में भी उसे 2000 रुपए रोजाना की आय होती है। साल में इस काम से बचत करीब 5 लाख की हो जाती है। वाइफ को सीमा लखनऊ के द्वारा प्रशिक्षण मिला गुलाब का। फिर वहाँ से गुलाब के पौधे नूरजहां रानी साहिबा वैरायटी के मिले। उससे गुलाब जल बनाने का प्रशिक्षण हमारी पत्नी को मिला तो उससे गुलाब जल भी बनता है। और फूलों की खेती में हमको प्रॉफिट अच्छा नजर आया, इसलिए फूलों की खेती बढ़ गई। पहले कितने एरिया में आपने शुरुआत की थी, आज कितने क्षेत्र? पहले तो हमारे पास एक मुश्किल से आधा एकड़ था। उसके बाद आज तो 3 एकड़ से भी ज्यादा है गुलाब। तो कितनी साल में आपको बचत हो जाती है? इससे जो है 4-5 लाख की बचत हो जाती है टोटल खर्चा काट के। इस बीच गीता ने एक प्लांट भी लगा लिया जिससे वो गुलाब जल भी बनाती है। हालांकि ये काम कुछ खास मौके के लिए ही है। दरअसल बाराबंकी के देवा शरीफ में हर रोज 6 से 7 कुंटल फूलों की खपत होती है, जिसके चलते गुलाब के फूलों की बिक्री की कोई समस्या नहीं। लेकिन अब इन किसानों ने लखनऊ का रुख किया है। इसके साथ गीता ने तमाम विदेशी फूलों की खेती भी शुरू कर दी है।
गीता से प्रेरणा लेकर गांव के कई किसानों ने भी गुलाब की खेती शुरू की। फूलों के अलावा गीता मौर्य ने सतावर, चेरी, टमाटर जैसी अन्य खेती में भी अपने हाथ आजमाए और लगातार अच्छा मुनाफा कमा रही है। दुबई में एक बेस जंपर ने 200 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई और इस दौरान इमारत के आसपास गहरी धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से छलांग लगाना आसान नहीं था, लेकिन उसने कामयाबी के साथ जंप को अंजाम दिया। नीचे काफ़ी धुंध होने की वजह से ये जंप आसान नहीं था, क्योंकि बेस जंपर को नहीं मालूम था कि वो कहाँ लैंड करेगा। और इस दौरान इस बेस जंपर का एक साथी नीचे कैमरे के साथ मौजूद था, जबकि इस पूरी जंप को रिकॉर्ड करने के लिए बेस जंपर ने अपने हेलमेट में भी कैमरा लगाया था। आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे जैसे वो धुंध की तरफ नीचे आया, देखना मुश्किल हो रहा था और वो कहाँ पर है, लेकिन उसका ये जंप कामयाब रहा। और ये ख़तरों से भरा हुआ जंप था, लेकिन तमाम मुश्किल के बावजूद उसने ऐसा कर दिखाया। गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।